दोस्तों नमस्कार। सब कुछ आंखों के सामने है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वाकई इंडिया यह सब कुछ देख पा रहा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिखाई दे रहा है उसे भी चकाचौंध के लपेटे में ले लेते हैं और इंडिया उसी में खोकर रह जाता है। दरअसल इस दौर में जो इंडिया है वह एक तरफ विपक्षी राजनीतिक दलों का बना गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडिया यह देश है जिसकी पहचान इस देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फिलहाल तो यही है कि बिना काम के 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिल जाता है। उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह है कि इस देश में रईस जितनी बड़ी तादाद में कर्ज लेते हैं, सरकार उतनी ही बड़ी तादाद में कर्ज की माफी दे देती है। सवाल सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में जिन बातों का जिक्र करते हैं, इंडिया की आंखें खुलती क्यों नहीं और इंडिया उस नब्ज को पकड़ क्यों नहीं पाता है? क्या वो राजनीतिक तौर पर सक्षम नहीं है, या उसे इस इंडिया पर भरोसा नहीं है जिसके भरोसे उसने इंडिया नाम अपने साथ जोड़ लिया है? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए भी जो भाषण दिया वह भी चकाचौंध में लिपटा हुआ था, भारत की इकोनॉमी को लेकर लिपटा हुआ था। लेकिन हमने कहा ना, सब कुछ आंखों के सामने है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहे कौन? और शायद जिसने भी प्रधानमंत्री का भाषण लिखा होगा उसे यह समझ होगी जरूर कि इंडिया इसे पकड़ेगा नहीं, इंडिया इसे पकड़ पाने की स्थिति में आएगा नहीं। क्योंकि अगर एक एक पन्नों को भी आप इस देश के भीतर खोलना शुरू करें तो तीन सच आपकी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। एक सच तो इस देश की इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था का है, जिसके जरिए राजनीतिक तौर पर कितना लाभ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को मिलती है, यह दूसरा सच है। और तीसरा सच है कि दरअसल विपक्ष उस राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है, लेकिन उस इंडिया से अपने आप को दूर कर लेता है जहां इंडिया अपनी जरूरतों के मुताबिक इस देश में परेशानी दर परेशानी और त्रासदी दर त्रासदी भोग रहा है। पन्नों को कहां से शुरू करें? प्रधानमंत्री ने इस देश के भीतर में सार्वजनिक उपक्रमों का जिक्र किया और बताया कितनी बेहतर स्थिति में वो है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कभी नहीं करते हैं कि उनके कालखंड में एक भी सार्वजनिक उपक्रम खड़े नहीं किए गए, लेकिन 3 दर्जन के लगभग सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दिया गया। इस बात का जिक्र भी नहीं होता है कि इस देश के तमाम मंत्रालयों के भीतर में निजीकरण ने कैसे पॉलिसीगत तरीके से आहट दी और उसके जरिए जो निजी सेक्टर के बड़े बड़े रईस थे उनकी कमाई लाखों करोड़ों में हो गई और सरकार ने बकायदा बजट रख दिया कि 2025 तक 6 लाख करोड़ का माल बेच डालेंगे। कौन पकड़ेगा, कौन इस फाइल को खोलेगा और कैसे इस फाइल के जरिए इस बात की जानकारी आएगी कि इस देश के भीतर हर दिन तकरीबन 600 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग के होते हैं, जिसमें से 80% बीजेपी के खाते में जाते हैं। हर दिन का जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, 600 करोड़। इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल फंडिंग जो अलग अलग तरीकों से आती है उसका जिक्र भी है, और इसमें जो एक लिहाज से जो कि अनअकाउंटेड मनी होती है, जो 20,000 से कम की होती है, वह भी लगभग 100 करोड़ की है। पकड़ेगा कौन? फाइल खोलेगा कौन? तो आइए इस फाइल को खोलने की शुरुआत इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने जिक्र एलआईसी का बाखूबी किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाले या खुद प्रधानमंत्री इस बात को भूल गए कि 4 मई 2022 को इस देश का या भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आया था? क्या वो भूल गए कि भारत सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा अधिक जो चुकाने की स्थिति और जुटाने की स्थिति थी उसमें लगभग 3.5% हिस्सेदारी बेची थी, यानी कंपनी के तकरीबन 22 करोड़ से कुछ ज्यादा इक्विटी शेयर को बेचा गया और जो शेयर बाजार में एक कीमत लगाई गई प्रति शेयर की वो 902 रुपए से 942 रुपए के बीच थी। लेकिन बीते 1 साल में ऐसा मौका कोई दिन नहीं आया जब शेयर बाजार में एलआईसी के शेयर 700 रुपए को भी छू पाए। और आज भी, यानी बीते शुक्रवार के दिन, यानी कल के दिन भी जब एलआईसी के शेयर बंद हो रहे थे तो उसकी कीमत 662 रुपए थी, यानी अभी भी प्रति शेयर 287 रुपए की कमी है, यानी आईपीओ निवेशकों को 30% का घाटा है।
दरअसल एलआईसी का जिक्र तो हिडेनबर्ग से हुआ था। हिडेनबर्ग का मतलब बहुत साफ है, अडानी कांड से शुरुआत हुई थी। अडानी कांड के जरिए जिन्होंने भी अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ था, जब इस देश के भीतर इस बात का जिक्र होता है जिन्होंने आईपीओ लिया उनको घाटा, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 7 विकसित देशों के बड़े बैंकों ने भी पैसा नहीं दिया, तो क्या इस बात को मौजूदा वक्त में कोई ताल ठोक के कह सकता है कि हमारी इकोनॉमी शानदार और एलआईसी बहुत शानदार है? एक तिमाही के आंकड़ों को मत देखिए, ओवरऑल उसके रिस्पॉन्स को देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह चोट हुई थी और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ भी लड़खड़ा रहा है, अभी भी लड़खड़ा रहा है, 1 बरस बीत गए। दूसरी तरफ उन्होंने इस देश के बैंकों का जिक्र किया और बताया उन्होंने कितना बैंक में मुनाफा होने लगा है, यकीनी तौर पर मुनाफा होने लगा है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि 2019 यानी उससे पहले जब बैंकों का मर्जर नहीं हुआ था, उससे पहले बैंक घाटे में चल रहे थे। मर्जर के बाद बैंक फायदे में आ गए, प्रॉफिट सरकार को मिल रहा है। कोई भी कहेगा प्रॉफिट देखेगा और दस्तावेजों को देखेगा, हां प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन क्या भाषण लिखने वाले ने या प्रधानमंत्री ने भाषण पढ़ते वक्त यह सोचा या किसी इकोनॉमिस्ट से चर्चा की यह मुनाफा हो क्यों रहा है? मुनाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो कर्ज माफी या जिसको कहते हैं रिटर्न ऑफ कर देती है, बैंक की बुक से गायब कर देती है जितनी बड़ी कीमत, उसके बाद उस रिटर्न ऑफ की रकम की जब रिकवरी की जाती है तो उसको प्रॉफिट के हिस्से में डाल दिया जाता है। इसको और सरल तरीके से समझना है तो इस तरीके से समझिए कि बीते 9 बरस में पार्लियामेंट में ही बीते दिनों जवाब दिया गया कि हमने 14,56,000 करोड़ रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी बैंकों की किताब से गायब कर दिया, और रिकवरी दिखाई गई 2,04,000 करोड़ की। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि इससे पहले घाटा हो रहा था, अब मुनाफा हो रहा है। रिटर्न ऑफ की परिस्थिति और मुनाफे की स्थिति से हमें लगता है चुन लेना चाहिए। 2020 के अप्रैल के महीने से मार्च 2023 तक जो पैसा माफ किया गया, जो रिटर्न ऑफ किया गया, कुल रकम 5,86,891 करोड़ रुपए। जो प्रॉफिट बैंकों को हुआ इन 3 बरस में 2,03,004 करोड़ रुपए, यानी जो रिटर्न ऑफ किया गया और जो प्रॉफिट हुआ उसके बीच भी माइनस की स्थिति बनती है 3,83,887 करोड़ की। अब कोई आपसे अगर पूछे कि सरकार इतना पैसा माफ कर देती है और उसके बाद भी कहती है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो जरा इस चकरगिन्नी में ना फंसिए, समझने की कोशिश बहुत साफ तौर पर कीजिए। 2019 तक बैंक घाटे में, 2020-21 में पहली बार 31,000 करोड़ का लाभ, उसके बाद 66,000 करोड़ का लाभ, और इस बार 1,04,000 करोड़ का लाभ। लेकिन इसी प्रक्रिया के भीतर में जो माफी दी गई वो पहले यानी 2020-21 में 2,02,000 करोड़ की माफी दी गई, फिर 1,74,000 करोड़ की माफी दी गई, फिर उसके बाद 2,04,000 करोड़ की माफी दी गई। यह बतलाता है कि हम को क्या दिखलाना है और कैसे दिखलाना और बतलाना है, जिससे सरकार की जब भी छवि उभरे तो आंकड़ों के जरिए सही उभरे। तो बैंक हमारे, सरकार पैसा देती है, सरकार माफ करती है, और उसकी रिकवरी करने जब बैंक जाते हैं तो उसको प्रॉफिट में दिखा दिया जाता है। इसीलिए बैंक के डायरेक्टर्स का कहना है रिकवरी कीजिए, और इस बात का जिक्र उन्होंने 3 दिन पहले खुले तौर पर किया। जब रेपो रेट आ रहा था तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, रिकवरी में कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही बुक में प्रॉफिट के तौर पर दिखाई देगा। अब कोई क्या कर सकता है अगर सरकार की इस फाइल को पूरे तरीके से खोला जाए? और यह भी समझिए सरकार बीच बीच में बैंकों में पैसा भी डाल देती है। अच्छा, आप डूब रहे हैं, डूबने मत दीजिए। और आखिरी बार जो पैसा दिया गया था, जो अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के बीच में 3,10,997 करोड़ डाले गए, जिससे कोई भी डिफॉल्ट बैंक के भीतर ना आए और बैंकों की अपनी स्थिति मजबूत दिखाई दे, जिसके जरिए सबको बताया जा चुके कि देखिए बैंक की शानदार स्थिति है। अब इसके बाद दूसरा सवाल शुरू होता है, इस दौर के भीतर में सरकार ने क्या हर तरफ ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी है? एक क्षण के लिए इसको प्रतिदिन में हम तब्दील कर देते हैं। हमारी टीम ने इसको प्रतिदिन में तब्दील, उसने बताया कि दरअसल हर दिन जो रईस कर्ज लेते हैं ना, 535 करोड़ रुपए माफ किए गए, और रिकवरी जो हुई और उसको जो मुनाफे में दिखाया गया वो प्रतिदिन 185 करोड़ का दिखाया गया।
तो अब आप सोचिए, कोई 500 रुपए आपको दे और बोले कि 180 रुपए लौटा दो और बोले देखिए 180 रुपए मिल गए ना, यही फायदा है। यह स्थिति इस सरकार के भीतर की है। अब यहां से नया सवाल शुरू होता है जो कि उसके आगे ले जाता है, क्योंकि वह पॉलिटिकल इकोनॉमी का हिस्सा भी है। जिस चकाचौंध में सरकार समाई हुई है, इसकी नब्ज भी इंडिया को ही पकड़नी होगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड इसी बरस यानी जनवरी से जुलाई तक के बीच में 2090 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड ले गया, यानी हर महीने 298 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल इकोनॉमी फायदे में आ जाती है। इसके बाद जो फंड मिला, जो अनऑर्गेनाइज वे में मिला जिसको पैसे, उसमें लगभग 780 करोड़ थे। इसके अलावे जो इन्होंने इनकम टैक्स को दिया गया, उसमें बताया गया कि 3289 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग हुई। जब आप इन सबको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आप देखिएगा और हैरत में आइएगा, हर दिन इस देश के भीतर में 600 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग के दे दिए जाते हैं। कौन देता है 600 करोड़ रुपए? अगर उसको कई हिस्सों में भी बांटिए तो इस देश की इकोनॉमी की रफ्तार को भी समझिए। और इस रफ्तार को जब आप पकड़ेंगे तो अगला जहन में आपके सवाल आएगा कि सरकार तो बहुत कर्ज लेती है और कर्ज लेने के बाद पता नहीं किस किस रूप में वसूलती है, और वसूलने के तौर तरीके भी मोदी सरकार ने गजब के चुने हैं। कहीं पर भी संसाधन इस देश के भीतर में जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए उत्पादन बढ़ा नहीं रहे हैं। उत्पादन बढ़ नहीं रहा है तो रोजगार मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबों की तादाद बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ी हुई है। प्रति व्यक्ति आय जो 2014 में थी और प्रति व्यक्ति आय जो अभी है उसमें 47% का इजाफा हुआ है, यानी 73,000 रुपए से 1,15,000 तक पहुंचे। लेकिन जो कर्ज लिया गया उसमें लगभग 300% का इजाफा हुआ है। मनमोहन सिंह के दौर में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब वो बढ़कर 156 लाख करोड़ हो गया है। और इस देश के भीतर की 90% आबादी की जो प्रति महीने कमाई है वो 8,000 रुपए से आपको कम नजर आएगी। अब यहां पर सवाल है, इकोनॉमी बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी भी हमें होना है, तो खेल क्या है? दरअसल दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या जो भी एशियन बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ब्रिक्स का बैंक हो, जो भी आपके जहन में आता है, वो जो कर्ज मिलता है वह गरीबी के नाम पर मिलता है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर मिलता है और किसी भी तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने के नाम पर मिलता है। लेकिन फिर आप हैरत में आ जाएंगे, सरकार जो पैसा कर्ज में लेती है और जो पैसा सरकार के पास आ रहा है उसका लाभ रईसों को मिल जाता है। और यह कोई छुपा हुआ सच नहीं है, यह बहुत सीधे तौर पर समझिए कि इस दौर में अगर कर्ज से इस देश की इकोनॉमी में सुधार हो जाता, टैक्स के पैसे का भी उपयोग सही सरकार करती, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नहीं देती बल्कि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास करती। अब इन्हें बताए कौन और समझे कौन? क्योंकि 23 करोड़ लोग अगर गरीबी की रेखा से नीचे की लकीर में बढ़ गए, अगर 83 करोड़ लोगों की आय इस दौर में कम हो गई, अगर कॉरपोरेट नेटवर्थ इस दौर में 50 से 300% तक बढ़ गया, अगर MSME लगभग 12,500 छोटे बड़े बंद हो गए और हर सेकंड अगर हम 4 लाख रुपया कर्ज ले रहे हैं और कर्ज पर ब्याज भी जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हर साल 11 लाख करोड़ का है, तो आपके जहन में एक सवाल और आएगा, जब इतना कर्ज ले रहे हैं तो उसके बावजूद भी गरीबी कम क्यों नहीं हो रही है? इस देश में रोजगार मिल क्यों नहीं पा रहा है? सरकार कहीं आंकड़े हम आपको बतलाते हैं। जो लेबर फोर्स होती है इस देश के भीतर में, जो कामगार काम करता है, उसमें ग्रामीण इलाके के भीतर माना जाता है कि जो पुरुष है वो लगभग 74% काम करता है, महिलाएं लगभग 29% काम करती हैं। ओवरऑल निकालिएगा तो ये लगभग 54% काम करते हैं। ये हम मनमोहन सिंह का आंकड़ा बतला रहे हैं, यानी यूपीए की दौर का सरकार का। और शहरी इलाकों में लगभग 73% पुरुष काम करता है, महिलाएं लगभग 18% ही काम करती हैं और कुल मिला के ये 47% है। यानी एवरेज जब निकालिएगा रूरल और अर्बन मिला के तो 74% पुरुष काम कर रहे हैं, 25% महिलाएं काम कर रही है, एवरेज निकल रहा है 52.5। ये तो 2014 तक का सच है। उस समय तक का कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए। उस समय के टैक्स का जो स्लैब था वो दरअसल इस दौर में दुगने से ज्यादा हो गया है। जो बोझ मिडिल क्लास बार बार जिसका जिक्र करता है, महंगाई का जिक्र करता है, और महंगाई के साथ इस देश में GST भी जुड़ा हुआ है,
क्योंकि आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो जीएसटी लग जाता है। उसका सच भी हम आपको बतलाएं और उस फाइल को खोलें तो उससे पहले यह समझिए कि हमारे यहां जो नौकरी करने वाले लोग थे उसमें 11% कम हो गए, यानी वो 52% लोग अगर रोजगार कर रहे थे या करने की दिशा में थे, आज की तारीख में 2023 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 41.3% लोग ही हैं। बाकी लोग कहां गए? काम ही नहीं है तो क्या करें? क्या मनरेगा से जुड़ गए? हो सकता है मनरेगा से जुड़ गए, वहां भी काम दे पाने की स्थिति में नहीं है, वहां का भी बजट कम कर दिया गया है, तो अब क्या करेंगे? ये सारी परिस्थितियां आखिर में आपके सामने उभर कर आएंगी जब आप कहेंगे अच्छा, ऐसी स्थिति के बीच में ही मुफ्त अनाज इसीलिए बांटा जाता है क्या? किसानों को सम्मान निधि इसीलिए दिया जाता है क्या? उज्ज्वला योजना का ढोंग इसीलिए पीटा जाता है क्या? हो सकता है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसको और आसानी से समझिए कि जो जीएसटी कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स का तो अलग मसला है, वो कैसे बढ़ा, किस रूप में बढ़ा, उससे भी सरकार क्या कमाई कर रही है, यह भी हम आपको बतलाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए जीएसटी का जो आखिरी पिछले बरस का जब निकल कर आया तो उसमें पता चला इस देश का जो गरीब है, और इस देश के गरीबों की तादाद में आधे आधे हिंदुस्तान को रखा गया, आधे भारत को रखा गया, आधे इंडिया को रखा गया। उस 50% गरीब आबादी से जीएसटी की वसूली 50% के लगभग होती है। आप कहेंगे बाकी 50% तो दूसरे देते हैं। जी नहीं, इस देश के जो टॉप मोस्ट 10% के रईस हैं, जो टैक्स के दायरे में भी आते हैं और जो कर्ज लेकर भागने वालों की तादाद में भी आते हैं, जिन कॉरपोरेट का नेटवर्क 50 से 300% बढ़ा है वह भी आते हैं, उनका योगदान जीएसटी में सिर्फ 3.25% होता है, 3.25%। जिनके पास इस देश का 57% नेटवर्थ है वह देते हैं 3.25% का योगदान, और जिनके पास इस देश का 10% से कम का योगदान है वो 50% देते हैं, 50% जीएसटी में योगदान देते हैं। महंगाई का सीधा असर गांव पर पड़ता है, महंगाई का सीधा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है, महंगाई का सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो बाजार के सामान के आसरे ही जिंदगी को जीते हैं और जिनकी अपनी पूंजी उस मेहनत पर टिकी हुई थी है, जो मेहनत और रोजगार के साथ उनकी कमाई में जुड़ते चले जाते हैं। जो कौड़ियों के मोल सरकार जो इस देश को बेचती है, जो इंडिया को बेच रही थी, यहां के संसाधनों को, जिसमें हमने 3 दर्जन सार्वजनिक उपक्रमों का जिक्र किया, 6 लाख करोड़ प्राइवेटाइजेशन के जरिए कितनी कमाई सरकार की होगी, और अलग अलग मंत्रालयों के दायरे में वो आ गए, सब कुछ बेचने की स्थिति में आ गए, उसका जिक्र हम कर रहे हैं। तो सवाल फिर वही, ये भाषण लिखता कौन है? और अगर भाषण लिख दिया जाता है तो फिर इंडिया इसे पकड़ता क्यों नहीं है? और इंडिया अगर पकड़ता है तो वो उस इंडिया को क्यों नहीं समझा पाता है कि देखिए ऐसी स्थिति देश में है। मत खोइए इसमें कि प्रधानमंत्री की मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है, वह जिस लिहाज से चुटकुलेबाजी करते हैं उस पे भी मत जाइए। समझिए इस देश का बंटाधार कैसे कौन अपनी नीतियों के तहत कर रहा है, इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी। इसके लिए भी बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसको और आसानी से समझना है तो कुछ ना कीजिए, पिछले साल का बजट और इस साल के बजट को निकाल लीजिए और फिर आप सोचिए कि आपकी कमाई कितनी बढ़ी, और अगर आपकी कमाई नहीं बढ़ी तो सरकार की कमाई कैसे बढ़ रही है, और सरकार टैक्स की ज्यादा वसूली कर रही है। कुछ टैक्स हम आपको जानकारी देते हैं, मसलन कॉरपोरेशन टैक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7,20,000 करोड़ थे, इस बार 23-24 में वो आंकड़ा बढ़कर 9,22,000 करोड़ हो गया, यानी 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ोतरी। पैसा जनता को देना है, टैक्स सरकार के पास आना है, जनता वही है जिसकी स्थिति नाजुक है, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ी हुई है और टैक्स भी बढ़ गया, तो सीधे सीधे कॉरपोरेशन टैक्स में 2,02,000 करोड़ का इजाफा हो गया। हमें लगता है इनकम टैक्स का भी आज जिक्र कर दीजिए, पिछले बरस तक 7 लाख करोड़ था, इस बरस ये 9 लाख करोड़ हो गया, यहां भी 2 लाख करोड़ का इजाफा हो गया। यहां तक कि जो सेल्स भी लिया जाता है ना, जैसे हेल्थ का सेस 26,000 करोड़ वसूला जा रहा था, अब वो बढ़ाकर 33,000 करोड़ कर दिया गया। सोचिए हेल्थ की इस फील्ड में एक साल में क्या अंतर आपके अपने इलाके में आया होगा, इसको भी सोच लीजिए। कस्टम के भीतर जाइए, 2,13,000 था, इस बार बढ़ाकर 2,33,000 हो गया, वसूली हो रही है। जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है उसमें भी 2,500 करोड़ की बढ़ोतरी है। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लिया जाता है उसमें भी 3,400 करोड़ की वृद्धि कर दी गई।
कुछ नया आपको लग रहा है, आपकी इस जिंदगी में सुविधाएं बढ़ रही हैं तो ठीक है, और नहीं बढ़ रही है और मुश्किल हाल आता है तो फिर इन आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एक्साइज ड्यूटी 3,20,000 से बढ़कर 3,40,000 करोड़ हो गई। जो डेवलपमेंट और इन सब के बीच एक चीज और समझिए कि जीएसटी का ही जिक्र पिछले बरस 8,54,000 करोड़ था, इस बार 9,56,000 करोड़ है, जो माना जा रहा है और बढ़ जाएगा। तो टैक्स दर टैक्स अगर बढ़ रहा है, जैसे 2021-22 में 18 लाख करोड़ का टैक्स था, 2022-23 में बढ़कर ये 20 लाख करोड़ हो गया, इस बरस जिस बरस को हम लोग जी रहे हैं इसमें यह बढ़कर लगभग 23.5 लाख करोड़ हो रहा है। ये पैसा तो जनता से ही लिया जाएगा, और कोई पूछेगा इस दौर में रोजगार मिल नहीं पा रहा है, स्थितियां नाजुक है, और कॉरपोरेट को आप रियायत दे रहे हैं, उनका योगदान भारत के भीतर आ नहीं रहा है। भारत के भीतर जिस इंडिया का योगदान है वो इंडिया आंखें मूंदे हुए है, और जिस इंडिया के नाम पर इंडिया बन गया वह उस इकोनॉमी को समझने को तैयार नहीं है। तो यहां पर ठहाके लगेंगे और चकाचौंध तो परोसा ही जाएगा। तो आखिरी बात इसलिए कि इस देश के भीतर की नाजुक स्थिति खुले तौर पर उस अनाज बांटने को, जो मुफ्त अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत जो बांटने की शुरुआत हुई, उसमें कुछ आंकड़े सिर्फ सुन लीजिए कितने लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश की माली हालत क्या है। और जो तीसरी इकोनॉमी हो जाए या नंबर 1 की इकोनॉमी हो जाए, आपकी स्थिति वैसी ही रहेगी। स्थिति जिसकी बेहतर होगी उसके बारे में तो यारी और प्रधानमंत्री की करीबी और सत्ता की करीबी और कॉरपोरेट पॉलिसी अपनी जगह पर है। स्थिति को जरा परखिए। बिहार के भीतर में 12 करोड़ में से 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मुफ्त का 5 किलो अनाज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ 90 लाख लोगों को मुफ्त अनाज ये बांटा जाता है। बंगाल के भीतर में 6 करोड़ लोगों को, झारखंड के भीतर 2 करोड़ 64 लाख लोगों को, महाराष्ट्र के भीतर 7 करोड़ लोगों को, दिल्ली तक में, देश की राजधानी दिल्ली के भीतर भी गरीब कल्याण के तहत 72 लाख लोगों, जो 2-2.25 करोड़ के जनसंख्या का जिक्र होता है दिल्ली की, उसमें 72 लाख लोगों को यह 5 किलो अनाज पे टिकाया गया है। पंजाब में लगभग 1.5 करोड़ है, कर्नाटक में लगभग 4 करोड़ है। समझ क्या पा रहे हैं आप? समझिए ये कि दरअसल ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसी भी राज्य के भीतर में सिर्फ 10% की आबादी है जो इस देश के भीतर में जाकर माल खरीदती है, काम करती है, टैक्स के साथ जुड़ती है, जिंदगी की जद्दोजहद में फंसी रहती है। बाकी सभी को सरकार ने अपने ऊपर निर्भर कुछ इस तरीके से कर लिया जहां पर राहत और रियायत सरकार ही देगी तो वो जिंदा रह पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि वो वोट बैंक है, सवाल ये है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक पूंजी बढ़ रही है, देश की पूंजी बढ़ाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, उस कर्ज को लेकर रईसों का कर्ज बैंकों को दिया जा रहा है, बैंक उस कर्ज की वसूली के लिए निकलता है तो उसको मुनाफे में दिखा देता है, और इन सब के बीच शेयर बाजार के भीतर एलआईसी अपने ही आईपीओ की कीमत को अपनी कीमत के अनुकूल ला पाने की स्थिति में खड़ा नहीं हो पा रहा है। किस भाषण का कैसे जिक्र किया जाए और इंडिया कैसे समझेगा? शायद मौजूदा वक्त की राजनीति और शायद मौजूदा वक्त में इंडिया की परिस्थिति के ये सबसे त्रासदी वायक स्थिति है जहां पर प्रधानमंत्री का ठहाका लगे, उनके चेहरे पर खुशी रेंग जाए, उसी पे पूरी बहस होने लगे। और असल में इस देश की त्रासदी क्या है, जब इसकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और सारी फाइल एक एक करके इस देश के सामने रखने की कोशिश कीजिएगा, तब समझ पाइएगा कि इस देश को गुलाम तो नहीं कहेंगे लेकिन दरिद्र बनाकर सत्ता की रईसी कैसे चलती है उसका यह खुला नजारा हर किसी के सामने है। जो दिखाई दे रहा है खुली आंखों से देख सकते हैं, सब कुछ आप समझ रहे हैं, लेकिन आंखें बंद मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।